हेलो। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c हाफ सी बी स्क्वायर या हाफ क्यू बी। अब एनर्जी इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन the charge remain the same. So if you have three capacitors C1, C2 and C3, here battery is connected, it is V, then energy is equal to Q square upon 2C, it is टोटल एनर्जी, मान लो टोटल चार्ज Q है, Q स्क्वायर अपॉन 2C, इट इज़ इक्वल टू एनर्जी विल बी इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन, इसमें एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C1, इसकी एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C और Q स्क्वायर अपॉन 2C3। सारी एनर्जीज को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2C को U लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3, इस तरह से लिख सकते हैं। Energy in parallel combination, we know that in parallel combination total parallel combination potential difference is remain same, तो टोटल एनर्जी सबका C1 C2 C3 हाफ C1 B स्क्वायर हाफ C2 B स्क्वायर हाफ C3 B स्क्वायर सबको ऐड करें तो यही हमारी टोटल एनर्जी, इट इज़ इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। और ये एनर्जी हमारे पास जो U होती है इट इज़ V स्क्वायर बाई 2 C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरह से हम इसको टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं सारे कैपेसिटर का। एनर्जी डेंसिटी ज़रा हम देखते हैं क्या होती है एनर्जी डेंसिटी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब हम देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास होता है ए, जिसकी एरिया ए प्लेट की और डिस्टेंस बिटवीन देम इज D, देन since energy stored in a capacitor U is equal to half CB square और C is equal to epsilon naught A upon D और E is equal to क्या होता है V by D, तो V is equal to ED होगा और U it is equal to half CB square। अब हम जानते हैं कि हाफ CB स्क्वायर होता ही है। C is equal to एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसके अंदर जो टोटल एनर्जी है अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम जानते हैं कैपेसिटर की एनर्जी इट इज़ हाफ CB स्क्वायर, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, E इज इक्वल टू V बाई D, तो V इज इक्वल टू ED। तो U इज इक्वल टू हाफ CB स्क्वायर, हाफ C तो कैंसिल हो जाएगा, C का मतलब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, V इज इक्वल टू क्या होगा ED का स्क्वायर, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, E स्क्वायर D से कैंसिल कर दें, एक D बचेगा। तो A इंटू डी को एक से यहाँ A और इसका D, तो A इंटू डी हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम होगा V इज इक्वल टू AD। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल एनर्जी U डिवाइडेड बाई AD वॉल्यूम, तो U इज इक्वल टू U अपॉन AD, इट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, तो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये हमारा आ जाता है एनर्जी डेंसिटी। और चूँकि जब इसके बीच कुछ नहीं रहता, वैक्यूम रहता है, तो हम E को E नॉट भी लिखते हैं, ध्यान में रखना। और तब हम एनर्जी को ऐसे भी लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर। एनर्जी को हम इस तरह से शो करते हैं। यही एनर्जी डेंसिटी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अगर दो कैपेसिटर हैं, एक में चार्ज Q1 है, एक में चार्ज Q2 है, एक का पोटेंशियल V1 है, एक का पोटेंशियल V2 है, अगर इन्हें कनेक्ट कर दिया गया है इस तरह से पैरेलल, तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हायर से लोअर में चार्ज फ्लो होगा अगर V1 इज ग्रेटर V2,
तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। शुरू में Q1 इट इज इक्वल टू C1V1 है, और दूसरे में मान ली इसका C1 इसका C2, और दूसरे में हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2V2। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, एनर्जी कितनी हो जी एक एक में? हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे में होगा हाफ C2V2 स्क्वायर। अब कॉमन पोटेंशियल दोनों का क्या हो जाएगा? दोनों को कॉमन पोटेंशियल दोनों का चार्ज V इज इक्वल टू Q/C, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, इट इज़ इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1V1 एंड Q2 इट इज इक्वल टू C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पोटेंशियल बिकम सेम। तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं अब एक पर चार्ज हो गया Q1 डैश और इस पर हो गया Q2 डैश, तो Q1 डैश इज इक्वल टू हो गया C1B एंड Q2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C2B। दोनों का रेशियो अगर ले लें Q1 डैश अपॉन Q2 डैश, तो इट इज़ C1B अपॉन C2B, इट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2B, कैंसिल आउट। अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम C1 टू C2। अब कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक C1 से दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया, तो Q1 माइनस Q1 डैश, पहले Q1 था अब Q1 डैश हो गया, तो हाउ मच चार्ज हैज ट्रांसफर्ड? Q1 माइनस Q1 डैश। दिस इज इक्वल टू C1B माइनस C2B। ध्यान में रखना, पहले V1 था, अब दोनों पे पोटेंशियल बराबर हो गया, C1B माइनस C2B। तो पहले नंबर पहले C1B1 था, हाँ ठीक है, सॉरी, पहले Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 क्या था? C1B1, और Q1 डैश कितना हो गया? C1B हो गया। तो C1B1 माइनस C1, और C1 ब्रैकेट में V की वैल्यू यहाँ से लिख देंगे C1B1 प्लस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2, यही वैल्यू उठा करके हम पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा C1B1 प्लस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसमें से C1 टेक आउट कॉमन ब्रैकेट के अंदर, V1 माइनस और C1 बाहर आ गया, और ये हो जाएगा C1B1 प्लस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा C1B1 प्लस C2B1, C1B1 प्लस C2B1 माइनस C1B1 माइनस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2। C1B1 कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, तो C1 ये हमारे पास हो जाएगा, C2 है ABC2, तो ये तो हमारे पास C1 है, ये पहले से यहाँ पे बाहर, तो C2B2 माइनस C2B1 माइनस C2B2, तो वैल्यू हो जाएगी C2B1 माइनस C2B2 और अपान ये देखना C1 प्लस C2। तो अगर हम C1 कॉमन ले लिया, इन दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा? C2। तो C2 टेक आउट कॉमन, तो हमारे पास हो जाएगा C1 C2 B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये हमारे पास हाउ मच चार्ज है ट्रांसफर्ड, इसको अगर हम चाहें तो डेल्टा Q लिख सकते हैं, इट इज़ Q1 माइनस Q1 डैश C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस B2। अब टोटल एनर्जी की बात अगर हम करें तो एनर्जी का लॉस कितना हुआ आखिर में? तो टोटल एनर्जी बिफोर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था तो टोटल एनर्जी कितना था? हाफ C1B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2B2 स्क्वायर। एंड टोटल एनर्जी आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो U2 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। V कितना है हमारे पास? कॉमन पोटेंशियल हमने निकाल लिया, C1B1 प्लस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2। यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, U2 इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, C1B1 प्लस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम C1 टू C2। देयरफॉर एनर्जी डिफरेंस कितना आया? पहले U1 था, अब U2 हो गया, तो देयर इज ए लॉस इन एनर्जी, तो डेल्टा U इज इक्वल टू U1 माइनस U2। अब हमारे पे U1 कितना था? हाफ C1B1 स्क्वायर
प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, और ये ब्रैकेट में ये जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज हम पुट कर दें। देखो हाफ मल्टीप्लाई कर डालें, इसमें हाफ तो कॉमन हो जाएगा। C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक तो C1 प्लस C2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो हाफ इसको मल्टीप्लाई इधर ले लें तो हाफ C1 अपॉन C1 प्लस C2 बाहर कर लें तो ये हो जाएगा C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। इट इज़ इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दें अगर C1 का इसमें तो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C प्लस C1 C2 B2 स्क्वायर प्लस C1 C2 B1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। इस तरह से हमें मिल जाता है माइनस, और ये हमारे पास ये माइनस है तो माइनस होगा C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 B1 B2। अब देखो C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? C1 C2 B2 स्क्वायर C1 C2 B1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 B1 B2। तो C1 C2 टेक आउट कॉमन अपॉन 2 C1 प्लस C2, अंदर बचा V1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर माइनस 2 B1 B2 इट इज़ इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये हो जाएगा V1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। अब C1 C2 हमेशा पॉजिटिव होता है और V1 माइनस B2 होल स्क्वायर इट इज़ आल्सो पॉजिटिव। इससे ये पता लगा कि दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस U1 माइनस U2 ये पॉजिटिव आया। इट मतलब इनिशियल एनर्जी U1 इज ग्रेटर दैन द फाइनल एनर्जी U2। इट मीन्स अब एनर्जी कम हो गई, इट मीन्स देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी। दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज ए लॉस ऑफ एनर्जी एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी अपीयर्स इन टर्म्स ऑफ हीट, लाइट एंड रेडिएशन। ये ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन। तो डाई इलेक्ट्रिक्स है क्या, पहले देखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक्स एंड देयर पोलराइजेशन। डाई इलेक्ट्रिक का सिंपल सा मतलब ये है कि एनी इंसुलेटिंग मटेरियल which does not allow the charges passing through it but produces the electrostatic effect is known as the dielectrics। डाइलेक्ट्रिक का मतलब सीधे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। हमारी पेन डाइलेक्ट्रिक हो जाएगी, ये हमारा कागज़ डाइलेक्ट्रिक होगा, ये रबर डाइलेक्ट्रिक होगा, सब डाइलेक्ट्रिक्स हैं। डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं हो सकता लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को शो करते हैं। मतलब दो चार्ज अगर हैं और उनके बीच अगर फोर्स लग रहा है, अगर इनके बीच अगर वाटर रख दिया जाए, वाटर भी डाइलेक्ट्रिक होता है, तब भी वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे लेकिन फोर्स कम होगा। प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। तो यही डाइलेक्ट्रिक की डिफिनीशन हो जाती है। इट इज़ एन इंसुलेटिंग मटेरियल विच डज नॉट अलाउ द चार्जेज पासिंग थ्रू बट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को यह प्रोड्यूस करते हैं। अब देख लेते हैं, अगर जैसे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास और दूसरी तरफ ये नेगेटिव प्लेट हो गई। अब हम देख क्या रहे हैं कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E0। अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पोलराइज पॉजिटिव है तो क्या करेगा, इधर नेगेटिव इंड्यूस होगा, और नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। अब बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड E0, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है EP है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा,
ई नॉट माइनस ई पी। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। मीडियम के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई। तो के इज इक्वल टू ई नॉट अपान ई। तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई नॉट अपान के। एक तरह से कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक जब डाल दिया जाता है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/k टाइम्स घट जाता है। अगर हम डाइपोल मोमेंट की बात करें तो मान लेते हैं कि ये पोलराइज्ड चार्ज अगर QP है, QP, तो और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है D, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज। और डाइपोल मोमेंट निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू QP इंटू D। QP इज द इंड्यूस्ड चार्ज इन द डाई इलेक्ट्रिक। जरा हम व्हाट इज द पोलराइजेशन डेंसिटी? पोलराइजेशन डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, अगर चार्ज QP है इंटू D अपॉन वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू हाइट, तो A इंटू D कैंसिल, QP अपॉन A। QP अपॉन A चार्ज पर यूनिट एरिया को हम चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा P कहते हैं, पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। मतलब पोलराइजेशन डेंसिटी इट इज इक्वल टू सिग्मा P के बराबर हो गया चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिंस पोलराइजेशन डेंसिटी डिपेंड्स अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, since polarization density depends upon the net electric field, तो polarization density is directly proportional to E और P is equal to epsilon naught chi E। chi क्या है? डाई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, तो chi is equal to P अपॉन epsilon naught E। एक कांस्टेंट आ जाता है epsilon naught chi। एप्साइलन नॉट भी इसलिए ले लेते हैं कि ये चूँकि डायमेंशनलेस है, टू मेक इट डायमेंशनल सिमिलरिटी के लिए, ताकि इसका भी डायमेंशन जितने ये हम इसका डायमेंशन सेम आ जाए, तो ताकि हम ऐसा करते हैं, इसीलिए एप्साइलन भी लेते हैं। तो ये हमारे पास एप्साइलन और काई दो कांस्टेंट इसके साथ एक साथ आता है। तो ये तो काई इज इक्वल टू P अपॉन एप्साइलन नॉट E। एप्साइलन नॉट इट इज़ द ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम ड्यू टू विच द चार्जेज आर पोलराइज्ड। इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। चार्जेज आर पोलराइज्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब ये हमारे पास ये किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की वह प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह चार्ज पोलराइज हो जाता है किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसुलेटिंग मीडियम ड्यू टू विच द चार्जेज आर पोलराइज्ड। तो ये देख लेना रिलेशन बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो क्या रिलेशन होता है जरा देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E नॉट माइनस ई पी। E इज इक्वल टू हमारे पास होता है सिग्मा P अपॉन एप्साइलन नॉट, और सिग्मा P हमारा P के बराबर होता है, अभी हमने निकाला है सिग्मा P इट इज़ इक्वल टू P। सिग्मा P को P के बराबर लिखते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा P अपॉन P, और सिग्मा P तो P हो जाएगा अपॉन एप्साइलन नॉट। तो E इज इक्वल टू E नॉट माइनस P अपॉन एप्साइलन नॉट। E नॉट तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस P अपॉन एप्साइलन नॉट। लेकिन P की वैल्यू हमारे पास है क्या? एप्साइलन नॉट काई E। एप्साइलन नॉट काई E यही पुट करेंगे P के प्लेस पे। एप्साइलन नॉट
तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस पी अपॉन एप्साइलन नॉट। तो एप्साइलन नॉट काई ई अपॉन एप्साइलन नॉट। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस एप्साइलन नॉट काई अपॉन एप्साइलन नॉट। एप्साइलन नॉट कैंसिल्ड आउट, तो बचा क्या, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस काई ई। अब E से दोनों तरफ डिवाइड अगर कर दें तो ये तो 1 हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ई माइनस काई होता है। तो ये हमारे पास ई नॉट अपॉन ई को हम के कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट माइनस काई। तो एक तरह से इसको उधर ले जाएं तो 1 प्लस काई इट इज़ इक्वल टू के। दस दिस इज द रिलेशन, काई द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड के इज इक्वल टू हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये वैल्यू हमें मिल जाती है। इसी तरह से ये देखो, पोलर एंड नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स होते क्या। पोलर का मतलब इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेज डज नॉट कोइंसाइड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, the dipole has the net dipole moment, it is known as the polar dielectrics। polar dielectric का मतलब कि हम जानते हैं कि जितने भी मैटर है सब में पॉजिटिव निगेटिव चार्जेज होते हैं, और पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ निगेटिव चार्जेज अगर कोइंसाइड नहीं हैं, उनके पास पॉजिटिव निगेटिव सेपरेटेड हैं, इफ द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द नेगेटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, then the dipole has net dipole moment, it is known as polar dielectric। for example HCl, H2O etc। यही चीज़ है, HCl हो गया, H2O, इनका नेट डाइपोल मोमेंट होता भी है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेटेड रहते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तब भी। लेकिन अगर हम नॉन पोलर की बात करें जिसमें पोल ना हो, तो इसके लिए होता है कि इफ द सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड एंड नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। इट इज़ नोन एज नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। अब इसमें ज़रा हम इसमें जैसे HCl या H2O को देखें कि H2O तो O है और ये हमारे पास H है, और ये O निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। O निगेटिव और ये पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट ये P1 है, इसका डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं P2 है। दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इधर आएगा। तो एक तरह से इसमें नेट डाइपोल मोमेंट होता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन चूंकि यह रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं इस नाते इसकी नेट वैल्यू जीरो होती है। डाइपोल मोमेंट हमें ए स्केलर ए जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, ज़रा हम जैसे CO2 के ले लें, CO2 मतलब O है और C है यहाँ पे और इधर O है। अब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डाइपोल मोमेंट ए पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर P है, इधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन P है, दोनों इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो। लेकिन जैसे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं ऐसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव, उस समय ये पॉजिटिव ये जो है नेगेटिव को अटैच कर लेता है, ये सरक करके इधर आ जाता है। तो इनके बीच के इसका मतलब ये अब डिस्टेंस ये बढ़ जाती है और ये निगेटिव इसको रिपेल कर देता और इधर सरक जाता है। एक तरह से P1 इज ग्रेटर दैन P2। अब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, P1 माइनस P2 इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो कहने का मतलब अब अगर डाई इलेक्ट्रिक अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट अब जीरो नहीं होता, लेकिन पहले जीरो होता था।
ऐसे को हम कहते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोलर, नॉन पोलर, a susceptibility, energy loss. So if any doubt you can ask. So I hope that you understand it very well. Thank you.